गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो सवाल शुरू करते हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, ट्रेंडिंग क्लास है ना। कल छुट्टी रही थी, कल क्लास नहीं हुई थी, तो आज आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, ट्रेंडिंग क्लासेस लगातार। एक क्लास होगी, इसके जस्ट बाद में एक क्लास दोबारा होगी। 2 क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। जो कल नहीं हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आज 2 लगातार क्लासेस होंगी। ये रहा आपका सवाल। बी का मान आपको बताना है। दिया गया फलन जो आपको एफ एक्स दिया है वो संतत है। दिया गया फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। संतत है तो बी का मान बताइए। अगर यह फलन संतत है तो बी का मान बताइए। द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान क्या होगा अगर दिया गया फलन संतत है तो, प्रत्येक बिंदु पे संतत है। बी का मान बताइए। तो यहाँ पे देखो x का मान 1 से छोटा 1 के बराबर। अगर हम 1 पर चेक करें, 1 पर सातत्य चेक करें, x बराबर 1 पर सातत्य चेक करें, तो 1 से छोटे वाले फलन के ऊपर बाईं सीमा, यहां से आप बाईं सीमा निकालेंगे क्योंकि x छोटा है या बराबर है। तो x 1 से छोटा है मतलब बाईं सीमा, बराबर है मतलब फलन का मान। तो फलन का मान और बाईं सीमा इस ऊपर वाले फलन से निकलेगी, यानी 5x माइनस 4 से बाईं सीमा और फलन का मान निकलेगा। लेकिन नीचे वाला बड़ा है, देखो x बड़ा है 1 से, बड़े पे दाईं सीमा निकलती है, तो इस पे आपकी दाईं सीमा निकलेगी, इस पे आपकी दाईं सीमा निकलेगी। ठीक है। और फलन संतत है, संतत है इसका मतलब दाईं सीमा बाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर है। दाईं सीमा बाईं सीमा और तीनों चीजें बराबर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से निकाल लेंगे। ऊपर वाले से हम फलन का मान निकाल लेते हैं, नीचे वाले से हम दाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो फलन का मान कितना आएगा, ऊपर वाले से निकलेगा फलन का मान फलन का मान 1 पर निकालोगे तो 5 गुणा 1 माइनस 4 बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। फलन का मान आ गया आपका 1। फलन का मान 1 आ गया। अब हम क्या निकालें, ऊपर से एक चीज निकालनी है, कोई भी निकालो, बाईं सीमा निकाल लो चाहे फलन का मान निकाल लो। एक चीज ऊपर वाले से निकाल लो और नीचे वाले से क्या निकलेगी, दाईं सीमा। दाईं सीमा नीचे वाले से निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, बी का मान आ जाएगा। दाईं सीमा यानी राइट लिमिट। दाईं सीमा तब निकलती है जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 x का मान 1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं तो x का मान 1, h का मान 0, तो ये आ गया 4 माइनस 3 भी। दाईं सीमा ये आ गई, फलन का मान 1 आ गया, दोनों को बराबर कर दो क्योंकि फलन संतत है, संतत है तो ये बराबर होंगे। संतत है तो दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होते हैं। तो 4 माइनस 3 भी बराबर 1, 3 भी बराबर माइनस 3 और बी का मान आ गया 1। ये आंसर आ गया।
ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर x और y दो वेरिएबल है, दो चर हैं जिनका गुणनफल बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर x गुणा वाई बराबर 1 है, तो इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई का न्यूनतम मान मिनिमम कितना होगा? इसका न्यूनतम मान कितना होगा? तो यहां से क्या करिए, y का मान निकाल लो, यहां से y का मान निकाल लो। y बराबर आ गया 1/x। ये y का मान ले जाके इसमें रख दो ताकि y का विलोपन हो जाए। y का विलोपन हो जाएगा, आपका एक का फलन बन जाएगा fx, एक चर का फलन बन जाएगा। इन सवालों को इस तरीके से बनाया जाता है कि पहले तो दो चरों के नाम डाल दिए जाते हैं, दो चरों के नाम डाल के इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। होता एक ही चर है लेकिन एक और शर्त है वो पकड़ा देता है, एक्स वाई बराबर 1, वहां से y निकाल लो, यहाँ रख दो। अब ये सवाल बन गया, अब अपना मैक्सिमा मिनिमा लगा दो। अब जो मैक्सिमा मिनिमा है वो अप्लाई कर दो। तो ये सिर्फ एक फालतू में एक्स्ट्रा एक पद है ना, वो बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि डायरेक्ट फलन आपको ना दिखे, आपको जो फलन है ना वो डायरेक्ट ना दिखे। ठीक है, अब इसका अवकलन कर लो। एफ डैश एक्स का अवकलन 1/x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे 0 कर दो बराबर 0, 1 माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 0, 1 बराबर एक्स स्क्वायर, वज्र गुणा करने पर एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। अब कौन सा सही है? दोबारा अवकलन करना होगा, कौन मैक्सिमा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। दोबारा अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स, ये आ गया। एक्स का मान अगर माइनस का 1 रखता हूं तो दूसरा अवकलन माइनस का आ रहा है, और सेकंड अवकलन अगर माइनस का आता है इसका मतलब ये पॉइंट, ये देखो माइनस का आया, माइनस का आया मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है। एक्स बराबर -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन हमें तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं चाहिए, हमें तो पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए। तो एक्स बराबर दूसरा ट्राई करो, दूसरा है हमारा एक्स बराबर +1, +1 ट्राई करो। अगर +1 रखते हैं तो +1 पर अवकलन प्लस का आता है, सेकंड अवकलन प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इस पर न्यूनतम मान आएगा। तो मिल गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, निम्नलिखित बिंदु मिल गया, इस पे मान न्यूनतम आएगा, फलन में आंसर रख दो। न्यूनतम मान कितना आएगा वो तो फलन में रखने से पता चलेगा। न्यूनतम मान x का मान 1 रखने पर 1 प्लस 1/1 2, न्यूनतम मान आएगा 2। ये आंसर आ गया। तो इस सवाल में क्या करते हैं, जानबूझ के दो चर डाल दिए जाते हैं, है ना।
दो चर जो है ना वो डाल दिए जाते हैं जानबूझ के, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दो चर डाल दिए, होता एक ही है। ठीक है, अच्छा वो प्लस था क्या, ठीक है, ये वाला बीच में प्लस का चिन्ह था, इस वाले सवाल जो हमने पहला सवाल किया था उसमें प्लस का चिन्ह था। बी का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सातत्य का सवाल था और इसमें हमने दो चीजें बराबर की थी, एक ऊपर से एक नीचे से, और यही करते हैं हमेशा जब भी आपको मान निकालना होता है। सातत्य वाले टॉपिक को पढ़िए, सातत्य वाले टॉपिक में आप क्या करते हैं, एक आप ऊपर वाले से निकाल लेते हैं, एक नीचे वाले से निकाल लेते हैं, ऊपर वाले से जो भी निकल रहा है उसमें से कोई एक ऊपर वाले से निकाल लो, एक नीचे वाले से निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो और आपका जो अज्ञात राशि है उसका मान आ जाता है। एनसीईआरटी में जाइए 5.1 प्रश्नावली पढ़िए, उसमें यही सवाल है। एनसीईआरटी में जाइए 5.1 प्रश्नावली, अगर आपको सातत्य में दिक्कत है तो प्रश्नावली एनसीईआरटी की 5.1 पूरी डेडिकेटेड है केवल सातत्य को, उसमें जाइए, उसे देखिए, उसे देखने के बाद में कोई डाउट नहीं लगता। वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 + x की पावर 4, 1 + x स्क्वायर बटा 1 + x की पावर 4 dx। क्रिकेट में एक कॉमन बात कही जाती है, क्रिकेट देखते हो आप लोग, क्रिकेट में एक बात कही जाती है कि पावर प्ले जो होता है, पावर प्ले जो पावर प्ले होता है उसमें कोई मैच जीत नहीं सकता, लेकिन हार जरूर सकता है। गौर करिएगा इस बात पे, इस बात पे गौर जरूर करिएगा कि पावर प्ले में कोई मैच जीतता नहीं है और जीत सकता भी नहीं है। क्या कोई एक पावर प्ले में इतने रन बना सकता है कि वो जीत जाए? नहीं, लेकिन कोई पावर प्ले में हार जरूर सकता है। अगर विकेट गंवा दे तो हार जरूर सकता है, जीत नहीं सकता परंतु हार जरूर सकता है। तो सेम वही बात है कि जो लास्ट के 10 दिन होते हैं या 15 दिन होते हैं उसमें आप मैच नहीं जीत सकते, आप मैच नहीं जीत सकते, आप मैच हार जरूर सकते हैं, आप मैच जीत नहीं सकते। अगर आप ये सोचो कि 10-12 दिन में मैं 10-12 दिन में कुछ ऐसा पढ़ लूं कि सिलेक्शन निकल जाए, हाँ सिलेक्शन खो जरूर सकते हो। आपका अगर सिलेक्शन के चांसेस हैं तो गंवा जरूर सकते हो, सिलेक्शन के चांसेस नहीं बना सकते। ध्यान से फिर से रिपीट करता हूं कि पावर प्ले में आप मैच जीत नहीं सकते, हार जरूर सकते हैं। सेम वही कहानी इनमें होता है कि जो लास्ट के 10-12 दिन होते हैं उसमें आप सिलेक्शन ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10-12 दिन में पढ़े और ऐसा कुछ पढ़ ले कि सिलेक्शन निकल जाए ना। हाँ, अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं तो खो जरूर सकते हैं, कहीं ना कहीं मत्ती भ्रम हो जाए, कहीं ना कहीं गलत गाइडेंस में चले जाए, ये करके आप सिलेक्शन खो सकते हैं। अगर चांसेस बन रहे हैं तो खो सकते हैं, बना नहीं सकते कि 10-12 दिन में सर हमारे से कोई चांसेस ही नहीं बन रहे, क्या हम 10-12 दिन में बना लेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, चांसेस नहीं बन सकते। अगर नहीं है तो नहीं बन सकते, हाँ बन रहे हैं तो बिगाड़ जरूर सकते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि 10-12 दिन में सिलेक्शन नहीं आता, हाँ अगर आया हुआ है तो जा जरूर सकता है। तो 1 + x स्क्वायर बटा 1 + x की पावर 4, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, 10-12 दिन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, गलत चीजों में मत आइएगा, अपना रिवीजन करिए, अपना पढ़ा हुआ दोबारा से पढ़िए, यूट्यूब से दूर रहिए, किसी भी तरीके से और लोगों से दूर रहिए, किसी भी प्रकार के लोगों से दूर रहिए। आपको पता है आपने पढ़ा क्या है उसको रिवाइज करिए, उसको दोहराइए, जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसको देखिए, ज्यादातर यूट्यूब बंद कर दीजिए, किसी भी चैनल पे मत जाइए। जो मैंने पहले कहा, सिलेक्शन
अगर हो रहा है तो खो जरूर सकते हो, सिलेक्शन निकल के नहीं आएगा कि आप 10 दिन में सोचो कि मैं कुछ ऐसा कर लूं कि सिलेक्शन निकल जाए, जा जरूर सकता है, चला जाएगा, आएगा तो नहीं, चला जरूर जाएगा। तो अगर खोना चाहते हैं तो तैयार रहिए। ठीक है, चलो वापस सवाल पे आते हैं। 1/x² बटा 1+x⁴। ये सवाल बड़े प्यारे होते हैं, इनको करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। x² कॉमन ले लो, नीचे से भी x² कॉमन ले लो, और ये ट्रिक याद रखिएगा, ये जो ट्रिक अभी मैं लगा रहा हूं इसको याद रखिएगा। इस टाइप के सवालों में यही ट्रिक काम करती है। x² कट गया, यही ट्रिक काम करती है। हाँ, अब जितना पढ़ना था वो हो गया है, अब आप सिर्फ रिवाइज करो, अब दोहराओ, बस जाइए दोहराइए, बार बार दोहराइए ताकि पेपर में वो चीजें आपको याद आ जाए। अब 2 जोड़े 2 घटाए, 2 जोड़े और 2 घटाए, इससे क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे एक सावधानी और बरतनी है, एक सावधानी और बरतनी, ध्यान देना। यहाँ पे आप प्लस का होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे, प्लस का नहीं बनाएंगे बल्कि माइनस का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो अभी बताता हूं। माइनस वाला लेना, प्लस वाला मत लेना, प्लस वाला मत लेना, माइनस वाला लेना है। क्यों लेना है? रुको 1 मिनट का समय दो। ये हो गया प्लस, ये 2 बच गया आपका। ऐसा इसलिए करना है कि अब जब इसे टी मानोगे, x माइनस 1/x बराबर टी, इसको टी मानेंगे, x का अवकलन 1 हो गया, 1/x का अवकलन माइनस माइनस प्लस 1/x² हो गया। ये देखो, ये प्लस का तभी आएगा जब नीचे माइनस का बनाओगे, नीचे जब माइनस का होल स्क्वायर बनाओगे तभी ऊपर वाला प्लस आएगा। हाँ, बस अपना जो पढ़ा हुआ है उसको रिपीट करिए, दोहराइए, शांत रहिए, यही सबसे बड़ी कुंजी है। 1+x² dx dt बटा t² प्लस √2 का स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स t बटा √2। x माइनस 1/x ये आपका लघुत्तम लोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को याद रखिए, कैसे करना है, कब करना है, और ये विधि, ये ट्रिक, ये आपको याद रहे, इसलिए सवाल को 2-3 बार हाथ से निकालिए। 1+x² बटा 1+x⁴ टाइप का जब भी सवाल आएगा, जब भी आएगा, आप यही जादू दिखाएंगे, ये वाला जादू आप दिखाएंगे। x² कॉमन लेंगे, काटेंगे, सॉल्व करेंगे, टी मानेंगे, ये चीज याद रखनी है। और ये याद कैसे रहेगी? बार बार दोहराने से। तो खूब सारा दोहराइए, जो पढ़ा हुआ है नया मत पढ़ना, जैसे होता है 10-12 दिन में यही होता है, जो आपका पढ़ा हुआ है वो अपने पास रखिए, उसको बार बार दोहराइए दोहराइए। अब लड़ाई ये है कि अब आपने जो पढ़ लिया है, अगर सवाल उसमें से आया तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा क्वेश्चन है, बजाय नया पढ़ने के। अब नया पढ़ लोगे तो फिर और नई चीजें ऐड हो जाएंगी, नई चीजें ऐड हो जाएगी तो जो पढ़ा हुआ है, मान लीजिए पूरा पेपर उसमें से आ गया जो आपने पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको याद ही नहीं है कि आपने पढ़ा क्या था, तो फिर किस काम का वो पढ़ना? वो पढ़ना किस काम है? बच्चा क्या होता है, लास्ट के टाइम में हाथ पैर मारता है, फिर वो सारी चीजें पढ़ लेता है, वो भी पढ़ लेता है जो उसको पहले याद ही नहीं थी, और जो उसने पहले कभी देखी नहीं थी वो पढ़े जा रहे हैं। पेपर वही आ गया जो उसने पढ़ा था, लेकिन अब याद ही नहीं है कि क्या पढ़ा था। तो बेहतर ये है कि शांत रहिए, अपने पढ़े हुए को ही बस दोहराइए, कोई क्या कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, आप कुछ मत करिए, आप अपना काम जो आपका है बस उसको दोहराइए। 1 मिनट पहले आप ये वाला
ये वाला सवाल करिए, ये बड़ा फेमस सवाल है और इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऑर्डर और डिग्री, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ऑर्डर और डिग्री। d2y बटा dx स्क्वायर, ये वाला जो सवाल, इस टाइप का सवाल पेपर में मोस्टली चांसेस है कि पूछा जाता है। एक तो ऑर्डर और डिग्री का सवाल, और थोड़ा सा बड़ा सा समीकरण दे के, उलझा के, बट्टे बट्टे बना के फिर पूछता है कि बताओ ऑर्डर कितना है, बताओ डिग्री कितना है। देखो ऑर्डर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑर्डर को तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है आपका 2 बार अवकलन, ये है आपका 2 बार अवकलन, ये है आपका 3 बार अवकलन, ये है आपका 3 बार अवकलन, ये है आपका 2 बार अवकलन, ये आपका 2 बार अवकलन, ये आपका 3 बार अवकलन, ये आपका 3 बार अवकलन। तो देखो ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार किया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार है, 3 बार। ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार है, बोला 3 बार। तो ऑर्डर कितना हुआ, 3। ऑर्डर को क्या कहा गया है, आर, तो आर कितना हो गया, 3। तो ज्यादा से ज्यादा अवकलन कितनी बार है, वो ऑर्डर कहलाता है। तो आर का मान 3 हो गया, आर का मान 3, तो सब में आर का मान 3 है तो वो तो ऑप्शन तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं डिग्री पे। डिग्री क्या होता है कि जो सबसे बड़ा अवकलन है, जो सबसे, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो भाई, जल्दबाजी करोगे गलती करोगे, रुको। अब आती है डिग्री। डिग्री में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा अवकलन जो है, सबसे बड़े अवकलन के ऊपर जो पावर है, सबसे बड़े अवकलन पे जो पावर है, वो पावर घात कहलाती है, सबसे बड़े पे। लेकिन उससे पहले पावर बट्टे में अवकलन जो है उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये माइनस में, देखो नीचे है, ये नीचे है मतलब माइनस में है, तो पहले इससे गुणा करना पड़ेगा, पूरे समीकरण को इससे गुणा करने पर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 d2y बाई dx स्क्वायर ये आपका हो गया, पूरे समीकरण को गुणा कर लिया। अब देखो अधिकतम अवकलन पे कितनी पावर है, अधिकतम अवकलन पे कितनी पावर है, बोला अधिकतम अवकलन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अधिकतम अवकलन कई बार है, अधिकतम अवकलन, अच्छा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो कट गया ना, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से हटा दो, यहाँ तो बट्टे में था तो कट गया था, ठीक है। तो यहाँ तो आएगा, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे भी 1 पावर है। तो सबसे बड़ी पावर कितनी हुई, अधिकतम अवकलन पे सबसे बड़ी पावर कितनी हुई, 2। तो डिग्री कितनी होगी, 2। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि पावर, अच्छा डिग्री निकालने से पहले आपको ये सारे बट्टे हटाने होते हैं, बट्टे, अधूरी पावर, ये सब हटानी होती है। जब तक आप ये बट्टे या अधूरी पावर नहीं हटाएंगे, आपका कोई भी अवकलन के ऊपर की जो, अवकलन के ऊपर जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए और बट्टे में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में है या बट्टे में है तो पहले आपको, है ना, माइनस में है या बट्टे में, जैसे 3/2, 5/3, ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पहले उसको सॉल्व करो, पावर करो, घन करो, जो भी करने की जरूरत है वो करो, पावर को एक समान करो, एक जैसी तरीके से पावर को पूर्णांकों में कन्वर्ट करो, उसके बाद आपको पता करना है कि पावर कितनी है, ठीक है। ये देखो ये नीचे ना भाग में, तो पावर को ऊपर लाओगे तो माइनस की पावर होगी। कोई चीज अगर बट्टे में होती है तो पावर को क्या मानते हैं आप, माइनस की पावर। अगर 1/x है तो 1/x में क्या पावर होगी, x में कितनी पावर है, तो उसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि x की पावर -1 है।
तो बट्टे में होना मतलब पावर माइनस के, तो माइनस की पावर अगर है या फिर बट्टे की पावर है तो फिर आपको पहले पावर को पूरा करना होता है, पूर्णांक बनाना होता है, धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद ही डिग्री पता चलती है। और यही डिग्री का सवाल में खास रोल होता है, जिससे थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और एक बढ़िया सवाल बन जाता है। ठीक है, चलो। अगर ए और बी जो है वो समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा अगर ए और बी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मोड ए क्रॉस बी, मोड ए क्रॉस बी, मोड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मोड निकाल दो, वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। आई जे के 3 3 0 माइनस 1 1 2 0, माइनस माइनस प्लस 2i अंडर रूट 41। ये सवाल पहले भी आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज होके आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तुक्का मत मारिए।
तुक्का मत मारिए, तुक्का मत लगाइए। तुक्का मत लगाओ, शाबाश। हाँ, है ना, करके देखो, करके देखो। तुक्के लगाओगे आप गलत चले जाओगे, है ना, आप तुक्के लगाओगे गलत चले जाओगे। तुक्के लगाने तो लास्ट में एक साथ लगा देना, तुक्के लगाने तो लास्ट में लगाओ। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ अभिषेक शाबाश। हाँ 132 माइनस 123 लगाओ, 132 माइनस 123 का रूल लगाओ, है ना। सदिश त्रिगुणा है, 132 माइनस 123 यूज करो। ए डॉट सी, बी बाहर, 132 माइनस 123, प्लस अगले वाले को, नेक्स्ट को, इसे खोलो, अगला 132 123 1 3 सी डॉट बी, ये देखो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, फिर ये देखो, ये रहा, ये प्लस ये माइनस, उसके बाद इससे मिलिए, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये जीरो आ गया। और आपको याद होगा ये सवाल पहले भी किया हुआ है हमने, पहले भी ये सवाल किया हुआ है, पहले भी आ चुका है, और आप लोगों को लेकिन याद नहीं है कि हमने कब किया था। याद है, ये सवाल पहले भी आ चुका है। अगर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या मिलता है? अगर दो सदिशों का सदिश गुणन किया जाए, दो सदिशों का सदिश गुणन किया जाए, क्वेश्चन को समझो पहले अच्छे से। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर क्या आता है? हिंदी में है दो सदिशों का सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन, डैश डैश होता है, ये सवाल है। दो सदिशों का सदिश गुणन, अगर दो सदिश आपके पास है, आप उनका सदिश गुणन करेंगे तो बताओ क्या आएगा? तो जवाब है सदिश आएगा, सही है। दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर क्या आता है? सदिश।
तो वेक्टर वेक्टर ही मिलेगा। दो सदिशों का सदिश गुणन करने पर सदिश ही आता है, अदिश गुणन करने पर अदिश आता है। अगर यहीं पे अदिश होता, दो सदिशों का अदिश गुणन, अदिश स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पर स्केलर आता, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने पर वेक्टर आएगा। ठीक है, हाँ तभी उसको सदिश गुणा बोलते हैं। नहीं, ये असम के सवाल है ना, असम वाले सवाल हिंदी में नहीं आते। असम वाले सवाल क्या, एक तो उनकी जो खुद की लैंग्वेज है उसमें आते हैं और एक इंग्लिश में आते हैं, बस दो ही भाषाओं में आते हैं। कई स्टेट में खुद की भाषा चलती है ना, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में आपको हिंदी का पेपर नहीं मिलेगा, गुजरात में इंग्लिश मिलेगा या फिर गुजराती मिलेगा। तो दो लैंग्वेज में जो पेपर मिलेगा वो या तो इंग्लिश में मिलेगा या गुजराती में मिलेगा। सेम असम में भी पेपर जब देते हैं तो असम में भी यही होता है, इंग्लिश का या असम, ये जो असम लैंग्वेज है उसका पेपर उसमें मिलेगा। ए सदिश है, उसका परिमाण 3 है, बी सदिश का परिमाण 4 है, लैम्डा का मान आपको बताना है। अगर ए प्लस लैम्डा बी और ए माइनस लैम्डा बी अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत, अगर ये दोनों लंबवत है ये दोनों वेक्टर अगर लंबवत है तो बताइए लैम्डा का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ये दोनों वेक्टर लंबवत है, ए प्लस लैम्डा बी, ए माइनस लैम्डा बी, ये लंबवत है, तो लैम्डा का मान बताना, ये सवाल है। दोनों लंबवत है, अब दोनों की गुणा करोगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए सदिश का स्क्वायर मतलब ए के परिमाण का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर, और बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 0, यही होता है, यही नियम काम करता है हमारा। क्योंकि ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए, ये तीनों चीजें एक ही बात होती है, बराबर होता है ए के परिमाण का स्क्वायर, ए के परिमाण का स्क्वायर, ए का परिमाण कितना है 3, बी का परिमाण 9 माइनस 16 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, प्लस माइनस 3/4।
ये आपका आंसर है, ±3/4। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये नियम लगाया है कि ए सदिश का स्क्वायर बराबर होता है ए डॉट ए या ए के परिमाण का स्क्वायर, ये एक ही बात होती है। तो वो नियम लगाया, मान रखा, लैम्डा का मान निकाला। इस वेक्टर का कर्ल बताना है, कर्ल का भी कर्ल बताना है। अच्छा, कर्ल का भी कर्ल बताना है, 2 बार कर्ल निकालना है। ये वेक्टर एफ दिया गया है, देखो 2 बार पूछा गया, कर्ल का भी कर्ल, पहले कर्ल निकालो और फिर दोबारा कर्ल निकालो, 2 टाइम कर्ल निकालो, कर्ल का भी कर्ल। तो 2 बार कर्ल, पहला कर्ल आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, जेड एक्स वाई, ये पहला कर्ल है, फर्स्ट कर्ल। आई ये इसका करेगा, ये इसका करेगा, वाई का वाई के साथ करोगे 1, एक्स का जेड के साथ करोगे 0 माइनस जे, फिर जे वाला ये इसके साथ करेगा 0, जेड का जेड के साथ करेगा 1 प्लस के, ये वाला कैंसिल, एक्स का एक्स के साथ 1, जेड का वाई के साथ 0, तो कर्ल आ गया आई प्लस जे प्लस के, आई जे के। दोबारा कर्ल, कर्ल का फिर से कर्ल, कर्ल का दोबारा कर्ल निकालना, तरीका तो वही है, चाहे 2 बार निकलवाओ चाहे 4 बार निकलवाओ, वो निकाल लिया, निकाले हुए का फिर निकाल लो, आई जे तो ये आ गया 0 वेक्टर। आर वेक्टर दिया हुआ है, एस वेक्टर दिया हुआ है, आर डॉट एस, आर डॉट एस का डी ओवर डी टी निकालो, आर डॉट एस का टी के साथ अवकलन निकालो,
कोई पॉइंट भी रखना है क्या? ना, कोई पॉइंट नहीं रखना, बस अवकलन ही करना है, खाली डॉट गुणा करके अवकलन करने हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बताया था कि कर्ल हर किसी का 0 होता है। जो अघूर्णीय सदिश होता है उसका ही कर्ल 0 होता है। हाँ, डाइवर्जेंस का कर्ल 0 होता है। हमने GCD करके बनाया था, GCD, ग्रेडियंट का कर्ल और कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। ये नहीं कहा था कि कर्ल का कर्ल 0 होता है। हम बना शॉर्ट फॉर्म बनाए थे GCD, और GCD का मतलब था G से ग्रेडियंट, C से कर्ल और D से डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट का कर्ल 0 होता है, कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है, लेकिन कर्ल का कर्ल वो नहीं होता। वो तो निकाल के ही पता चलेगा कि क्या होगा, है ना। उसको GCD करके याद कर लो, GCD, ग्रेडियंट कर्ल डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट का कर्ल, कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। आई से आई, जे से जे, के से के, है ना। ये आर डॉट एस हो गया। अब आर डॉट एस का अवकलन करना है टी के साथ। गुणा का नियम, टी स्क्वायर बाहर, साइन टी का कॉस टी, फिर साइन टी बाहर, टी स्क्वायर का 2t, माइनस दोबारा गुणा का नियम, कॉस टी बाहर, टी का 1, टी बाहर कॉस टी का माइनस साइन टी, ब्रैकेट खोल दो, 5t स्क्वायर कॉस टी, 5 दूनी 10, टी साइन टी, ग्यारह टी साइन टी, 5t स्क्वायर कॉस टी, इनमें से कॉस टी कॉमन निकाल लो, पांच टी स्क्वायर माइनस 1 कॉस टी, 11t साइन टी, और आपका आंसर आ गया 11t साइन टी। किसी में भी 11t साइन टी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। ऑप्शन नजदीक दिए हुए हैं, टी बीच में से खाया हुआ है, टी किसी में भी नहीं है। ये तो 5t स्क्वायर माइनस 1 वाला एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे भी 11 साइन टी आया है, 11t साइन टी होना चाहिए था, है ना। 11 साइन टी होना चाहिए था, ये 11 साइन टी है, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, टी गायब था उसमें। हाँ, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें गलतियां हो जाए।
क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो, मानक विचलन, ये जो नंबर है 3, 5, 8, 7, 5, 7, ये जो आपके नंबर है, इन नंबरों का मानक विचलन 1.675 है। अगर इनका मानक विचलन 1.675 है तो इन नंबरों का 25, 27, 30, 29, इनका मानक विचलन कितना होगा? अगर ऊपर वाले नंबरों का मानक विचलन 1.675 है तो 25, 27, 30, 29, 27, 29 का मानक विचलन कितना होगा? शाबाश, देखो पढ़ा हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है। अब पढ़ा हुआ है, टाइम पे याद नहीं आ रहा, दिक्कत वो है। पढ़ा हुआ टाइम पे याद नहीं आ रहा है ना, यही तो परेशानी है। परेशानी इसी बात की है, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ना कोई मतलब नहीं रखता। अगर आपको चीजें याद ही नहीं आ रही है तो फिर आप ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा होगा? बस ठीक है, आपको ये तो लगेगा कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो टाइम पे कॉल ही नहीं हो रही है। अब ये रूल पढ़ा हुआ है, अभी जैसे ही मैं बताऊंगा आपको याद आ जाएगा, जैसे ही मैं बताऊंगा आपको याद आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो फिर नया पढ़ने का क्या फायदा? जो पुराना पढ़ा है वही याद नहीं आ रहा, तो नया पढ़ के वो और जुड़ जाएगा। शाबाश, याद करो। हद हो गई यार। अब आप देखो तो इन नंबरों में, ये जो सारे नंबर है, इनमें 22 जोड़ा जा रहा है। इन सारे नंबरों में 22 जोड़ा जा रहा है। सब में 22 जोड़ दो, 3 में 22 जोड़ा 25, 5 में 22 जोड़ा 27, 8 में 22 जोड़ा 30, 7 में 22 जोड़ा 29, 5 में 22 जोड़ा 27, 7 में 22 जोड़ा 29, और 22 जोड़ा गया। याद करो, नंबरों में एक नंबर को जोड़ने पर ना तो प्रसरण बदलता है, ना मानक विचलन बदलता है। मानक विचलन और प्रसरण जोड़ने और घटाने से नहीं बदलता है। मानक विचलन और प्रसरण जोड़ने और घटाने से नहीं बदलता है। नो चेंज। मानक विचलन जोड़ने और घटाने से नहीं बदलता है। आपने याद होगा एक क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट्स के नंबर थे और गुरुजी ने सबको 10-10 नंबर दे दिए थे, और एक एग्जाम्पल मैंने भी दिया था कि अगर सारे लोगों को आप 15 लाख रुपए दे दोगे, याद करो, एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आप सारे लोगों को 15-15 लाख रुपए दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबी अमीरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज वैसा का वैसा रह जाएगा। बस दिक्कत ये होगी कि दूसरे दिन चाय पीने जाओगे, वो 15 लाख 10 रुपए की होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। तो सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ 15 लाख खाते में आ गए, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे कई देश है जहाँ पे मुद्रास्फीति जो है, जो मनी का जो डिक्लाइन है वो इतना बुरा है कि वहां पे बच्चे भी $1 बिलियन का जो उनका जो रुपीज होता है, या जो उनके पैसे होते हैं, जिसे आप हमारे यहाँ रुपीज कहते हैं, जैसे अमेरिका में डॉलर कहते हैं, तो जो उनकी करेंसी है उनमें एक एक बिलियन, यानी जो पिताजी है वो अपने बच्चे को $1 बिलियन दे रहे हैं, जा जी ले तेरी जिंदगी। पता चला भी $1 बिलियन पे भी खाली एक टॉफी मिल रही है। तो ये सब बेवकूफानी हरकतें। पैसे ज्यादा बनाने का मतलब ये नहीं कि पैसे की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत तो ऐसे नहीं बढ़ती। नंबर बढ़ा सकते हो, कीमत नहीं बढ़ा सकते। तो याद रखना है कि मानक विचलन नहीं बदलता है, संख्याओं को जोड़ने से घटाने से मानक विचलन नहीं बदलता है। हाँ, अगर गुणा कर देते हो तो मानक विचलन बढ़ जाएगा, उतना गुणा हो जाएगा। अगर 5 से गुणा करोगे तो 5 गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो 10 गुणा हो जाएगा, और प्रसरण जो है वो उसके स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। प्रसरण स्क्वायर से गुणा हो जाता है, मानक विचलन उतने से ही गुणा हो जाता है। ये तो सबसे आम आदमी को नहीं समझ में आएगा, आप आम आदमी को नहीं समझा सकते। आम आदमी को ये समझ में आता है कि 1 लाख मतलब 1 लाख।
उसे बहुत दिनों बाद समझ में आता है कि 1 लाख नहीं है, उसे नंबर समझ में आते हैं 100। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सैलरी वाला। आप अभी नौकरी लगोगे, आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपए। अब ये आप रिटायर हुए जब आपकी सैलरी 5 लाख थी। नहीं नहीं, जिस सैलरी में आप नौकरी लगते हैं आप रिटायर भी उसी सैलरी से होते हैं। मतलब हाँ सर झूठ बोल रहे हैं, 50,000 लगा था, रिटायर 5 लाख पे हो रहा हूं। ये समझ में आ जाएगा। तो जिस सैलरी पे आप नौकरी लगोगे आप रिटायर भी उसी सैलरी से होगे। जिस सैलरी से, फिर से, जिस सैलरी पे आप नौकरी लगोगे आप रिटायर भी उसी सैलरी से होगे, सिर्फ नंबर बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर बदलेंगे। नंबर हो सकता है कि आप 50,000 पे लगे, रिटायर होने पे आपकी सैलरी 5 लाख हो, सिर्फ नंबर बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। जिस दिन नौकरी की पहली सैलरी आएगी लास्ट सैलरी भी आपकी वही होगी, सिर्फ नंबर बदलने के अलावा, है ना। अगर ये नहीं समझ में आता है तो वेतन आयोग को पढ़िए, वेतन आयोग को समझिए कि वेतन आयोग में क्या करते हैं वो लोग। वो आपकी सैलरी को उस समय की जो महंगाई होती है उसके साथ एडजस्ट करते हैं, महंगाई के साथ एडजस्ट करते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, सैलरी इतनी आ रही है, तो महंगाई जो बढ़ रही है उसके साथ एडजस्ट कर दो, तो वो नया वेतन आयोग से नया वेतन बन जाता है। जबकि तनख्वाह नहीं बदली है, बस महंगाई के हिसाब से एडजस्टेड हुआ है, नंबर अभी भी वही है ना। इसे यूं समझिए कि 1 रुपए की एक टॉफी आ रही है, महंगाई बढ़ गई और उस टॉफी की कीमत 2 रुपए हो गई, तो सैलरी में 1 रुपया और बढ़ा दिया। अब अभी भी आपको वही एक टॉफी मिलेगी क्योंकि अब टॉफी 2 रुपए की हो गई है ना। तो ये इन्फ्लेशन रूल कहलाता है, इसी को एडजस्ट करती है। यही बैंकें ब्याज देती है, वो भी यही करती है। बैंकें तो उतना भी एडजस्ट नहीं करती जितनी महंगाई होती है, उससे कम ही ब्याज देती है, यानी पैसा आपका पड़ा पड़ा कम हो रहा है। अब 2 पासे फेंके गए हैं और इनका जो जोड़ है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ द सम, सम मतलब जोड़, द सम ऑफ द पॉइंट्स, उन दोनों पे जो पॉइंट्स आए हैं 2 डाइस पे, विल मल्टीपल ऑफ 4, वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, यानी जोड़ 4 आना चाहिए या 8 आना चाहिए या 12 आना चाहिए। तो योग 3 प्रकार से चाहिए इसको, 4 आ जाए क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4, 4 का गुणज चाहिए, 4 का गुणज मतलब 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 तो पासे में आ नहीं सकता, 16 तो पासों में आ नहीं सकता, तो 4, 8 और 12, 4, 8 और 12 3 ही हो सकता है। 4 कैसे कैसे आ सकता है, 4 आ सकता है 1 3 से, 3 1 से, 2 2 से। आठ को बनाओ, 8 कैसे कैसे बनेगा, 8 बनेगा 6 2 2 6 5 3 4 4। ये हो गए 8 बनाने के तरीके, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4। 12 बनाने का एक ही तरीका, 6 6, और कोई 12 बनाता नहीं है। ये हो गए आपके कुल तरीके, कुल तरीके हो गए, तो 3 आपके ये हो गए, ये 3 तरीके, 8 को बनाने के 5 तरीके, 12 को बनाने का एक तरीका, तो कुल तरीके हो गए 9। तो प्रायिकता होगी 9/36। एक बटा चार, तो प्रायिकता होगी 1/4। सही है। अब क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश है इसलिए मैं पढ़ाता हूं। फ्रॉम 4 एप्पल्स एंड 2 मैंगोज एंड 4 बनानाज, 4 तो सेम है, 4 सेम है, 2 आम है, 4 केले हैं, टोटल 10 फ्रूट हो गए।
और उनमें से इसने 4 फ्रूट चूज किए, 4 फलों को निकाला है। द प्रोबेबिलिटी, अब प्रायिकता बताइए, दैट देयर आर एग्जैक्टली, उनमें एग्जैक्टली दो, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 2 सेम होने चाहिए, 2 सेम होने चाहिए। टोटल 4 एप्पल है, 4 सेम है, 2 आम है और 4 केले हैं। 4 फल निकाले, इन 10 फलों में से 4 फल निकाले गए। इन 4 फलों में से 2 एप्पल हो, एग्जैक्ट 2, ना कम ना ज्यादा, 2 एप्पल हो, तो फिर इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4 फलों में से जो 4 फल निकाले गए हैं उसमें से 2 एप्पल होने चाहिए, है ना, 2 एप्पल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2, ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली मतलब पूरा पूरा, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? एग्जैक्टली 2 एप्पल होने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, शाबाश। ये बोल वाला सवाल ही है, बोल वाला सवाल है। 4 बोल है जो लाल कलर की है, 2 बोल काले कलर की है, 4 बोल सफेद कलर की है, 4 बोले निकाली जाती है, उसमें से 2 बोले सफेद कलर की होनी चाहिए। तो ये बोल, अब बोल को बदल के एप्पल, मैंगो, बनाना ये कर दिया, है ना, नाम तो बदलता ही है। अब नाम एग्जैक्टली वो रखेगा तो आपको याद आ जाएगा, तो इसलिए नाम बदल दिया, नाम सेव, मैंगो, एप्पल, मैंगो, बनाना ये डाल दिए। गेंद डालता तो आपको सीधा याद आ जाता। है ना, 4 एप्पल मतलब 4 काली गेंदे, यूं मान लो 4 काली गेंदे, 2 सफेद गेंद, मैंगो को पीली गेंद बोल दो, 2 पीली गेंदे, 4 काली गेंदे या सफेद गेंदे, उसमें से 2 काली गेंदे निकालनी या सफेद निकालनी, बस। तो क्या क्या हो सकता है? कुल तरीके, पहले कुल तरीकों की बात कर लो। कुल घटनाएं या कुल तरीके, टोटल 10 फ्रूट है, 4 फ्रूट निकालने, तो कुल तरीके तो हो गए 10C4, 10 फ्रूट टोटल है, टोटल तो 10 ही है। टोटल कितने? 10, 10 में से 4, 10C4, ये हो गया। अब 4 निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? 4 फ्रूट निकालने, 4 में से 2 तो एप्पल निकालने, और 2 कोई से भी निकल सकते हैं, 2 अन्य। तो एप्पल में से आएगा, एप्पल तो एप्पल में से आएगा, तो एप्पल निकालने हैं, तो एप्पल 4C2, एप्पल तो एप्पल में से आएगा, है ना, केलों में से आम थोड़ी आ सकता है, या आम में से सेम थोड़ी आ सकता है, वो तो एप्पल में से आएगा। 4 एप्पल है, 2 चाहिए, 4C2। अब बच गए 2, 2 कोई से भी चलेंगे, 2 पे तो कोई बाध्यता नहीं है, 2 कोई से भी चलेंगे, तो बचे हुए कितने हैं? एप्पल को निकाल दीजिए, एप्पल के अलावा 2 आम है, 4 केले, 6 हो गए, 6 में से कोई भी 2, 6C2, ये 6C2 हो गया। सोचो, दिमाग लगाओ कि कैसे हुआ ये। भैया देखो, सेम तो सेम में से आएंगे ना, अब काली गेंद तो काली गेंद में से आएगी, वो सफेद गेंदों में से थोड़ी आ सकती है, काली गेंद तो काली गेंद में से आएगी। तो 4 एप्पल है, उसमें से 2 एप्पल निकलेंगे, तो एप्पल में से एप्पल ही निकलेगा, तो 4 एप्पल है, 2 एप्पल चाहिए, 4C2 हो गया, डन। अब बची कितने, और कितने फ्रूट्स बचे? 10, 6 फ्रूट बचे, टोटल 10 थे, 6 बचे, 6 में से कोई भी 2 चलेगा, हाँ अब कोई भी 2 चलेगा, 6C2, 2 अन्य, 2 एप्पल, हो गया, 2 एप्पल चाहिए थे, मिल गए। अब इन्हें सॉल्व कर लो, प्रायिकता निकाल लो पहले। 4C2 6C2 बट्टा 10C4, 4C2 हो गया 4 3 1 2, 6 5 1 2,
ऊपर बचा 3, नीचे बचा 7, 3/7 चाहिए, 3/7 ये आंसर आ गया। क्वेश्चन पे फिर से गौर करो। ऐसे हमने प्लेयर्स टीम कई बनाई हुई है, टीम भी बनाई हुई है कि भाई इतने बॉलर है, इतने बैट्समैन है, इतने कीपर है, इसमें से 2 बैट्समैन चाहिए और 3 बॉलर चाहिए। तो ये तो बॉलर में से आता है, बैट्समैन से आता है। यहाँ पे तो बस 2 ही चाहिए, खाली एप्पल 2 मांगे, उसके अलावा बचे हुए 2 तो उसने कुछ कहा ही नहीं। बचे हुए 2 के लिए तो कुछ भी नहीं कहा कि बचे हुए 2 तो मुझे कुछ भी दे दो, बचे हुए 2 तो मुझे कुछ भी दे दो, बस 2 एप्पल होने चाहिए। एप्पल में से निकलेंगे 4C2, बचे हुए 2 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो बचे हुए कुछ भी फल कितने हैं? 6 फल है जो कोई से भी हो सकते हैं, उनमें से 2 चाहिए तो 6C2 हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, ट्रेंडिंग की नेक्स्ट क्लास में।